अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व करेंगे। MCQs 1 देखते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजर्ड मास 2500.0 kgs। ठीक है, ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कितने होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का एक रूल है कि जब ट्रेलिंग या एंडिंग ज़ीरोज़ की बात करते हैं तो वो जो है सिग्निफिकेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ट्रेलिंग और एंडिंग ज़ीरोज़ में अगर तो वैल्यू जो है वो डेसिमल में है तो फिर एंड पर जितने भी ज़ीरो होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो डेसिमल में है और एंडिंग ज़ीरोज़ जो हैं वो क्या होंगे, सारे सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ठीक है, लेकिन ट्रेलिंग और एंडिंग ज़ीरोज़ में एक MCQ ये भी आ सकता है कि अगर विदाउट डेसिमल पूछ ले, ठीक है, जैसे 2500 हो अकेला वैल्यू, तो वहाँ पर फिर जो एंडिंग ज़ीरोज़ हो जाते हैं वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। अगर तो डेसिमल के साथ हैं तो सिग्निफिकेंट है, अगर डेसिमल के साथ नहीं है कोई भी वैल्यू तो एंडिंग वाली ज़ीरो जो हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट MCQs है द रेशो ऑफ द डायमेंशंस ऑफ फोर्स एंड एनर्जी इज। फोर्स की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन, इनकी जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगी। फोर्स की डायमेंशंस होती हैं MLT-2, जबकि एनर्जी की डायमेंशंस होती हैं ML2T-2। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, फोर्स और एनर्जी की डायमेंशंस की रेशियो फाइंड करेंगे। तो फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय एनर्जी की डायमेंशन, यहाँ पर M से कट गया, T-2 से कट गया, एक L जो है वो एक L से कट गया, तो बाकी क्या बचा, L-1। यानी कि फोर्स और एनर्जी की डायमेंशंस की जो रेशियो है वो किसके बराबर होगी, L-1 के। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो कौन सा, डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज। ठीक है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो है वो किसके इक्वल होगा, फोर्स, इंपल्स, एक्सेलरेशन या फिर पावर। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें यही पता चलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है, फोर्स के बराबर है। तो यहाँ पर 3 का जो है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम इफ दे आर, दो वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हों, पैरेलल हों, 30 डिग्री पर हों या फिर 45 डिग्री पर हों। सपोज A और B दो वेक्टर्स हैं तो इनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, A.B इज इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब cos थीटा जो है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। यानी कि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो तब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा अगर cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो cos थीटा 1 कब होगा, अगर एंगल 0 पुट करते हैं। ठीक है, और एंगल 0 पुट करने का मतलब है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे तभी ये एंगल क्या होता है, 0 होता है। इट्स मीन कि अगर वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। आ सकता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का मिनिमम कब होगा, तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का मिनिमम तब होगा जब कोस थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। और हमें पता है कि थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब ही कोस जो है वो क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी। तो इट्स मतलब है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर्स का तब क्या होगा, मिनिमम होगा। मैक्सिमम होने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 0 होना चाहिए, इट्स मीन वो पैरेलल होने चाहिए। और मिनिमम होने के लिए दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, इट्स मीन कि वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। नेक्स्ट MCQs है विच फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। इनर्शिया का फार्मूला है I इज इक्वल टू mr²। I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, m मैस है, r क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस फार्मूला से भी हमें कुछ पता चलता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो शेप पे भी डिपेंड करता है। रिंग का और होता है, डिस्क का और होता है, सिलेंडर का और होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट MCQs है द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड ऑफ वॉचेस। ठीक है, एक वॉच की मिनट हैंड की और आवर हैंड की क्या फाइंड करनी है, एंगुलर स्पीड की रेशियो फाइंड करनी है।
एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी का फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड है, थीटा जो है वो क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और टी जो है वो क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने पहले मिनट हैंड की क्या फाइंड करनी है, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी देखनी है, ठीक है। तो थीटा जो है क्या 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है, तो मिनट हैंड को कितना टाइम चाहिए होगा 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो मिनट हैंड जो है वो 1 आवर 1 घंटे में अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। दूसरे में आवर हैंड जो है वो कितने टाइम में 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो आवर हैंड जो है वो 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा 12 घंटे में, ठीक है। अब हमने मिनट हैंड और आवर हैंड के एंगुलर स्पीड की रेशियो फाइंड करनी है, तो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब रेशियो का साइन जो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर बन जाता है, यानी कि 12 आर ऊपर चला जाएगा और 1 रेवोल्यूशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 1 रेवोल्यूशन से कट गया, आर से कट गया, तो क्या बचा 12/1, यानी कि मिनट हैंड और आवर हैंड की जो रेशियो है वो क्या हो जाएगी 12:1। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड। अगर बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाए और वो दोबारा से जो है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, अगर स्ट्रेस रिमूव कर दी जाए, तो ये जो एबिलिटी है बॉडी की वो क्या कहलाएगी, इलास्टिसिटी कहलाएगी, ठीक है। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उसकी शेप चेंज होती है, ठीक है, लेकिन वो परमानेंट चेंज नहीं होती। जैसे ही स्ट्रेस रिमूव करेंगे बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाएगी। एमसीक्यूज बी इसका करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर एक एमसीक्यूज ऐसा भी आ सकता है कि प्लास्टिसिटी का पूछ ले। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जो बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की जाती है और उसकी शेप चेंज हो जाती है तो वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आती, तो इट्स मीन वो क्या कहलाती है, प्लास्टिसिटी कहलाती है, ऐसी एबिलिटी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द पावर ऑफ अ लैम्प इज 6 वाट। 6 वाट पावर दी हुई है। हाउ मच एनर्जी डज अ लैम्प गिव आउट इन 2 मिनट, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है 2 मिनट, फाइंड क्या करना है एनर्जी। पावर है 6 वाट, टाइम है 2 मिनट, तो मिनट जो है उसको हम क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से आ गया 120 सेकंड, ठीक है। तो पावर का फार्मूला आता है P इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमने एनर्जी फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर की वैल्यू है 6, टाइम की वैल्यू है 120, इनको मल्टीप्लाई किया तो एनर्जी कितनी आ गई 720 जाउल। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द प्रेशर विल बी लो व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज। बर्नौली इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्रेशर और स्पीड का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अब यहाँ पर प्रेशर जब लो होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो ऑप्शन जो है वो क्या है, बी करेक्ट है। यहाँ पर ये भी आ सकता है कि प्रेशर हाई हो तब क्या हो जाएगी, तब स्पीड लो हो जाएगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट इज टेकन एज। का मतलब है कि अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि सिस्टम प्रेशर जो है वो क्या हो रहता है, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऐसे भी बन सकता है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय इट्स इन्वायरमेंट, कि अगर इन्वायरमेंट जो है वो सिस्टम के ऊपर वर्क करे तो वो क्या होगा, नेगेटिव होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज। तो वेव्स का किसी भी ऑब्स्टेकल के गिर्द जो है मुड़ जाना वो क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द रिलेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा एक्सप्लेन्स द। ये जो है किस लॉ की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये जो है मेलस लॉ की इक्वेशन है। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। मेलस लॉ क्या कहता है कि किसी भी एनालाइजर में से जब भी लाइट गुजरती है तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कोस स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और ये एंगल जो है एनालाइजर और पोलराइजर के दरमियान होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रेविटेशनल वेव्स का जो प्राइमरी सोर्स है वो है बाइनरी ब्लैक होल मर्जर। जब दो ब्लैक होल्स जो हैं वो क्या करेंगे, फास्ट जो है वो रोटेट करते हैं, तब जो है वो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, और वो स्पेस में क्या होती हैं, आउटवर्ड मूव करती हैं, जैसे कि पानी के अंदर रिपल्स मूव कर रहे होते हैं।
तो ये फिनोमिना जो है कुछ इस तरह हो रहा होता है कि दो होल्स हैं और ये जो क्या कर रहे हैं, जब रिवॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगी, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का यूनिट क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस का हमें यूनिट पता है, वो क्या होता है, वोल्ट होता है। जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये फोर्स नहीं है, जबकि ये भी एक वोल्टेज ही है, इसका यूनिट भी वोल्ट ही होगा। तो दोनों को किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक एमसीक्यूज ऐसे भी बन सकता है कि बताएं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या है, क्या ये फोर्स है, क्या ये वोल्टेज है, क्या दो ऑप्शन को छोड़ दे सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो एक वोल्टेज है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर इज कॉल्ड। तो ये जो है किस चीज का यूनिट है, हमें पता है कि फोर्स जो है वो क्या बराबर होती है, ILB। ठीक है, यहाँ से अगर हम B जो है मैग्नेटिक फील्ड को सेपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा F/IL। F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन एम्पेयर पर मीटर जो है वो किसके बराबर है, टेस्ला के बराबर है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है कि न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर जो है वो किसके बराबर है, टेस्ला के इक्वल है। ठीक है, और टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का। एमसीक्यूज है एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट इन विच। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जिसमें बॉडी या तो रेस्ट की हालत में होती है या फिर वो मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड। यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आ जाए एमसीक्यूज, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेटिंग या फिर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो क्या कहलाता है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वहां पर क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं होता है, एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 होता है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन 0 नहीं होता। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज अ साउंड वेव, द वेलोसिटी ऑफ द वेव सीम्स टू बी। यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स मूव कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इफेक्टिव वेलोसिटी या फिर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो v माइनस यू, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और u क्या है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो v माइनस यू जो है वो किससे लेस होगी, v से, यानी कि इफेक्टिव स्पीड जो है वो किससे, साउंड वेव की वेलोसिटी से लेस होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो हमने मॉडल पेपर नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अल्लाह हाफिज।